Good morning, dear students. Welcome to yet another topic of business cycles. Let's review what we had taken up yesterday. In yesterday's topic, we had discussed what are the business cycles, right? What are the other names of business cycles, the features of business cycles, phases of business cycles. I'm just giving you a very brief here. So, bache, what are the business cycles here? The downturns in an economy, the economic changes in an economy, the periods of prosperity alternating with the periods of economic downturns are called the business cycles. बिजनेस साइकिल्स को हम लोग ट्रेड साइकिल्स भी बोलते हैं और इतना ही नहीं हम इसको इकोनॉमिक साइकिल्स भी बोलते हैं. बच्चे वी हैड सीन दैट देयर आर 4 distinct phases of business cycles. First, namely expansion that we had checked out. Then peak जिसको हम prosperity भी बोलते हैं. Then contraction, and finally it is a period of trough. Trough means depression. Then again comes the period of recovery. So this was what we had taken up. These were the phases. Now dear students, today what are we going to focus on? Let's try to understand. We are going to focus on the indicators of business cycle. We are going to focus on some examples of business cycle. We are going to focus on the role of business cycles in the business decision making, and finally the causes of business cycles, right? So let's get started. So bache, let's start thinking about what do you understand by the indicators. When I talk about the indicators, bache, you should be clear that indicators refer to the change in variety of activities which are used to measure the business cycles and to predict where the economy is heading towards. Same way, जब आप कार चला रहे हो रोड पे तो आप इंडिकेट करते हो कि मैंने राइट हैंड साइड पे जाना है या मैंने अपना लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है. इसी तरह से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बता देते हैं और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस डायरेक्शन में हेड हो रही हैं. वेदर अब जो सिचुएशंस आने वाली हैं वो डिप्रेशन की हैं, वेदर वो सिचुएशंस जो आने वाली हैं वो बूम की हैं. दिस इज़ व्हाट वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. ये हमारे को प्री इन्फॉर्म कर देते हैं. बच्चे नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड व्हाट आर दे. फर्स्टली द लीडिंग इंडिकेटर. लीडिंग जो लीड करता है, मतलब ये इंडिकेटर पहले आता है और जो हमारी बिजनेस फ्लक्चुएशंस हैं वो बाद में आती हैं. लैगिंग इंडिकेटर. व्हाट इज़ लैगिंग? लैगिंग का मतलब जो बाद में. इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब पहले बिजनेस साइकिल आता है और जो इसका इफेक्ट है वो बाद में आता है. कोइंसिडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसिडेंट और कंकरेंट? जो इकट्ठे चलते हैं. अब जैसे टाइम पीरियड हमारा बिजनेस फ्लक्चुएशन का भी है और बिजनेस फ्लक्चुएशन के साथ साथ हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है. So this indicator is a coincident or a concurrent indicator. Is that clear? Now let's start with the leading indicator. These are measurable economic indicators which change before the economy changes. ये कब change करते हैं बच्चे? Before the economy changes to follow a particular pattern of trend. That is which changes before the real output changes. बच्चे तो ये ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हो गए? स्टॉक प्राइसेस में चेंजेस आ जाना, प्रॉफिट मार्जिन्स पे चेंजेस आ जाना. अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जा रहे हैं सपोज करो किसी भी मार्केट के अंदर, तो हमारे को पहले ही पता चल जाता है पक्का इस मार्केट के अंदर बूम आने वाला है. इज दैट क्लियर? तभी तो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं. इज दैट क्लियर? घर भी धड़ाधड़ बन रहे हैं. इज दैट क्लियर? अगर लोग घर भी बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं सो इसका क्या मतलब है? अगेन इट इज़ एन इंडिकेटर कि इकोनॉमी के अंदर हो सकता है बूम की सिचुएशन आने वाली हो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर. इज दैट क्लियर? सो बच्चे इवन द इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइसेस, they also are the indications of the leading indicators, right? अब जैसे हमें पता है डिप्रेशन आने वाला है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, तो यहाँ पर अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आने वाली है तो गवर्नमेंट पहले से ही इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगी. कौन से इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रही हूँ? जिस रेट पे आपको लोन मिलता है वो रेट्स को कम कर देगी ताकि लोगों के पास मनी फ्लो बना रहे और डिप्रेशन की सिचुएशन को हम ओवरकम कर पाएँ. Now बच्चे let's talk about the lagging indicator. Lagging means जो बाद में आते हैं, lag करते हैं. Is that clear? So these are the variables which change after the real output changes. पहले हमारी इकोनॉमी का real output change होता है,
हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस कंडीशन है वो चेंज होती है और बाद में ये इंडिकेटर्स में बदलाव आता है। जैसे इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। लोगों की एम्प्लॉयमेंट चले जाएगी, जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे, प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, कॉस्ट यूनिट ऑफ आउटपुट में चेंजेस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बदल जाएगा। सो व्हाट इज़ इट, जब प्राइसेस में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इम्पैक्ट हो जाएगा। सो ये कौन से इंडिकेटर्स हो गए? दीज आर द लैगिंग इंडिकेटर्स, जिनमें इफ़ेक्ट बाद में आता है और यहाँ पर बिजनेस फ्लक्चुएशंस पहले आ जाती हैं। नाउ कोइंसिडेंट और कंकरेंट इंडिकेटर्स। बच्चे व्हेन आई टॉक अबाउट द कोइंसिडेंट एंड कंकरेंट इंडिकेटर्स, यहाँ पर यू शुड बी रिमेंबरिंग दे कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल्स। ये बिजनेस साइकिल्स के साथ 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 चलते हैं। जैसे कि आई टोल्ड यू पेंडेमिक सिचुएशन लीडिंग टू डिप्रेशन, हमें पता है इंडिकेट हो गया कि डिप्रेशन आने वाला है, तो डिप्रेशन के साथ साथ हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना लो हो गया? इज दैट क्लियर? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लो हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लो हो गई, लोगों की पर्सनल इनकम तक कम हो गई, क्योंकि जब सेल ही नहीं होगी, कोई सामान ही नहीं बिकेगा, तो इनकम तो ऑटोमेटिकली कम होनी है। तो सारे के सारे बिजनेस कंडीशंस इकोनॉमी में डाउन की तरफ हेड कर रहे हैं। So this is a coincident or concurrent indicator. I hope this point is clear. So how many types of indicators are there? Let's revise. One, leading. Lead means जो आगे चलता है और business condition बाद में आती है. Next is lagging. Business condition पहले आ गई और इनका impact economy के ऊपर बाद में आता है. Coincident indicator जो बिल्कुल hand to hand, हाथ मिलाकर इकट्ठे चलते हैं, मतलब business condition प्लस उसका इफेक्ट जो आ रहा है वो इकट्ठे चलेगा. दे आर जस्ट लाइक टू फ्रेंड्स गोइंग टुगेदर. क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी मूव अहेड इन डिटेल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लीडिंग इंडिकेटर. बच्चे व्हेनेवर आई टॉक अबाउट अ लीडिंग इंडिकेटर, सबसे पहले तो इट इज़ अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस, दैट इज़ टू बी लर्नड वेरी प्रॉपरली. दैट हमारा जो लीडिंग इंडिकेटर है इट पर्टिकुलरली चेंजेस इवन बिफोर द इकोनॉमी शोज़ और स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रेंड. अभी हमारी इकोनॉमी ने कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पहले से ही बदलने लगते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स दैट चेंजेस बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस. हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रियल आउटपुट है उसमें बदलाव होने से पहले ही इन वेरिएबल्स में बदलाव हो जाएगा. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चे, यू शुड रिमेंबर दैट. ये ऐसे वेरिएबल्स कौन से हैं जिसके अंदर की चेंजेस आएंगी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. द एग्जाम्पल्स फॉर दीज आर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉफिट मार्जिन्स. प्रॉफिट मार्जिन्स और प्रॉफिट लेवल, जो प्रॉफिट लेवल्स बहुत बढ़ने लग जाते हैं या घटने लग जाते हैं. चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम बदलाव आ जाता है. इंडिसेस लाइक हाउसिंग, interest rates and prices are generally seen as the precursors or the upturns or downturns. A very very simple thing. कल इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जीतने वाली है, तो अगर तो वो गवर्नमेंट को फेवर करती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वो स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगे. इज दैट क्लियर? सो एक इंडिकेटर हो गया कि दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू विन. सो व्हाट इज़ दैट? स्टॉक प्राइसेस टेंड टू चेंज. This is not an example of any like but just an example of an indicator, right? अब इसी तरह से यहाँ पर just try to understand. अगर suppose करो कि हम लोग जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इट कैन बी इन दिस मैनर ऑल्सो कि अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अचानक बढ़ने लगता है, और प्रॉफिट मार्जिन कब बढ़ेगा? जब वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट उसकी कम हो रही है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो दिस इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर. Company is going to grow and it is a period of peak coming ahead. Is that clear? So इस तरह से you should always remember जो indicators हमारे को पहले से ही बता देते हैं कि इकोनॉमी में अब अप्स आएंगी या डाउन्स आएंगी, that indicators are the leading indicators. So मैंने आपको कुछ indicators के यहाँ पर names बताए, कौन कौन से? Stock prices में change, profit margins और profits में change, indices like housing, interest rate and prices etc. They are the repercussions of
upturns and downturns in our. Just see to it. There are some other points also. When I check out the other points, बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा? It can be the value of new orders for the consumer goods, capital goods, like building the permits here for the private houses, fraction of companies reporting slower deliveries, index of the consumer confidence, money growth rate, they all are used for tracking and forecasting the changes in business. So do remember, नए ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए किसी भी कंज्यूमर गुड कंपनी को, या हमारी कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, बहुत ज़्यादा जगह जगह फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, तो इंडिकेटर है आगे इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। या अगर कंपनीज़ धीरे धीरे थोड़े क्लोज डाउन की तरफ हैं, ऑर्डर्स ही नहीं ले रहे हैं ये लोग, तो दिस इज़ एन इंडिकेटर कि इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है, इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। सेम इज़ विद द मनी ग्रोथ। अगर इकोनॉमी के अंदर मनी का लेवल बहुत ज़्यादा है तो दिस इज़ एन इंडिकेटर कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो लेवल मनी का ज़्यादा है, दिस इज़ डिमांड भी ज़्यादा होगी एंड दिस इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन कमिंग अहेड। सो ये इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितनी ज़बरदस्त चेंजेस होने वाली हैं। इज़ दैट क्लियर? राइट नाउ बच्चे लेट्स मूव अहेड एंड वी मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, लैगिंग इंडिकेटर। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैगिंग? लैगिंग का मतलब समथिंग दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। So बच्चे when I talk about a lagging indicator you should remember one thing that यहाँ पर क्या चीज़ हो जाती है, it reflects the economics historical performance and changes in indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred। अब जब आपकी इकोनॉमी में ऑलरेडी डिप्रेशन आ चुका है, इकोनॉमी में या ऑलरेडी इन्फ्लेशन आ चुका है, तो उसके कारण से जो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के अंदर होंगे, दैट इंडिकेटर्स आर द लैगिंग इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स हैं? लैगिंग। लैगिंग मीन्स पीछे पीछे चलना। इज दैट क्लियर? बच्चे यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स दैट पार्ट। यहाँ पर अगर हम बी पॉइंट देखते हैं तो ये क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस। ये वेरिएबल्स हमारी रियल आउटपुट के चेंज होने के बाद या बिजनेस कंडीशन प्रिवेल होने के बाद चेंज होते हैं, लाइक मेजर्स दैट चेंज आफ्टर एन इकोनॉमी हैज़ एंटर्ड इनटू द पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। राइट? सो बच्चे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे को सिग्नल तो यहाँ पे पहले ही मिल गया। इज दैट क्लियर? राइट? अब तो इफ़ेक्ट देख रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि ये ट्रेंड आ रहा है या नहीं आ रहा। सो विच इज़ माई थर्ड पॉइंट, if the leading indicators signal the onset of business cycles, lagging indicator confirm these trends। is that clear? लीडिंग इंडिकेटर्स हमारे को सिर्फ सिग्नल कर रहे हैं, लेकिन जो लैगिंग इंडिकेटर है ये हमारे को कंफर्म कर रहा है कि ये ट्रेंड अब आ चुका है। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन हम कैसे कहेंगे कि डिप्रेशन आ चुका है? ऑब्वियसली डिप्रेशन और रिसेशन इकोनॉमी में आ चुका है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ तो बंद होने की कगार पे हैं। कितनी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अभी तक अपने लोगों की सैलरीज तक नहीं दी थी। इज दैट क्लियर? वी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ग्रुप। आपको पता है ना फ्यूचर ग्रुप किसने ख़रीदा है? रिलायंस ने ख़रीदा है, जिनका बिग बाज़ार है। तो बिग बाज़ार की भी कितने अमाउंट तक की सैलरीज सिंस फेब्रवरी लॉकडाउन पीरियड के अंदर नहीं दी गई थी। सो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंशन तो हो गई, लेकिन इकोनॉमी के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन था जिसके कारण से ग्रोथ नहीं थी कंपनी के अंदर और कंपनी लैगिंग बिहाइंड हो गई। और उस लैगिंग बिहाइंड के अंदर द कंपनी हैज़ टू बी सोल्ड सो दैट वो अपने जितने भी उसने लोन्स वगैरह ले रखे हैं वो सारे रीपे बैक कर सके। इवन उसको इतना भी पैसे की ज़रूरत थी कि वो अपने लोगों की सैलरीज तक दे सके। इज दैट क्लियर? तो व्हाट वाज द इफेक्ट नाउ? यू नो इट वेरी वेल। हमारी इकोनॉमी के अंदर द सेलिंग ऑफ वन कंपनी एंड ओवरटेकिंग बाय अनदर कंपनी, ये एक इम्पैक्ट ही तो है डिप्रेशन का। इतना ही नहीं, जब बहुत सारी कंपनीज़ बंद होती हैं तो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ये भी तो एक इफ़ेक्ट ही है। इतना ही नहीं, जो लेबर है पहले जिस रेट पे काम कर रही थी, नाउ द लेबर इज़ नॉट वर्किंग एट दैट रेट। अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल भी देखें तो हम भी अपने वर्कर्स को पहले से कम तनख्वाह दे रहे होंगे। वाई सो? It is because this is a lagging indicator. This is an impact that has occurred in an economy. Is that clear? So बच्चे you should always remember what is this?
These are the lagging indicators in an economy. Now, let's talk about concurrent or coincident indicators. बच्चे, when I talk about the coincident or concurrent indicators, you should remember what? They occur simultaneously with the business cycle movements. बिजनेस साइकिल भी चल रहा है और वो भी साथ साथ चल रहे हैं. अब ऐसे कौन से हैं? सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने आजकल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पेंडेमिक इज़ गोइंग ऑन, डिप्रेशन रिसेशन का पीरियड आ गया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी जीडीपी के ऊपर आया. नॉट ओनली हमारी कंट्री की जीडीपी बच्चे, वर्ल्ड इकोनॉमी की जीडीपी बहुत ज़्यादा वर्सली इफेक्टेड हो गई. इज दैट क्लियर? तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हैंड इन हैंड. सो दिस मीन्स व्हाट? This is particularly like a concurrent indicator. Is that clear? कौन सा indicator है? Concurrent indicator, right? So you should remember what? कि they actually occur what? It gives the information. And what is an information that we people are going to get? The B point expresses that it gives the information about the rate of change of expansion or contraction of economy more or less at the same point of time it happens. उसी समय जो बदलाव आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, जिस समय हमारी बिजनेस साइकिल चल रही है, दैट इज़ अ कॉन्करेंट इंडिकेटर. बच्चे, यू शुड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज़ व्हाट? It coincides fairly closely with changes in the cycle of business activity and describes the current state of business cycle. So remember, leading indicator signal देता है, लैगिंग इंडिकेटर क्या देता है? कंफर्मेशन देता है. और कोइंसिडेंट और कंकरेंट इंडिकेटर हमारे को करंट स्टेट के बारे में बताएगा. किस स्टेट के बारे में बताएगा? इट इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस द करंट स्टेट हेयर. Is that clear? So do remember these three things, very important. Leading indicator signals, lagging indicator confirms, coincident indicator current state. Is that clear? So bache, let's see what are the examples now of the coincident indicators. When I talk about the examples of the coincident indicators, bache, you should remember one thing. GDP, product, industrial production, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम. वेरी क्लियर टू यू. प्रेजेंट सिचुएशन लेके चलो. रिसेशन का पीरियड चल रहा है, सबकी जो डिस्पोजेबल इनकम है बहुत लोगों की बहुत कम हो गई है क्योंकि जॉब्स चले गई हैं लोगों की. कईयों की जॉब्स नहीं गई तो उनकी सैलरीज़ बहुत लेट आ रही हैं या सैलरीज़ में स्लैश डाउन हो गया है. इज़ दैट क्लियर? रिटेल की सेल्स बहुत हाईली इफेक्टेड है. क्लियर और नॉट? सो बच्चे, ये सारी चीज़ें क्या एक्सप्रेस करती हैं? फॉरमोस्ट हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत लो हो गया. सो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि दीज आर कोइंसिडेंशियल और कंकरेंट, साइमल्टेनियसली हैपनिंग टुगेदर. सो ये कौन से इंडिकेटर्स हो गए? कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स. क्लियर? नो. नाउ रिपीट वंस अगेन. लीडिंग इंडिकेटर्स हमें क्या बता देते हैं? They particularly tell us the signal. यहाँ पर एक लाइन है, you should be clear regarding that line. That is particularly the C portion. I repeat it once again. ये लाइन के अंदर देखो what is this being stated. Leading indicators signal, lagging indicators confirm, and lastly जो हमारे coincident और concurrent indicators हैं, they offer the current side. Now dear students, remember one thing. Where can the question come? On these 3 points the question can come. The meanings got to be clear. And तीसरा, इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा इंडिकेटर है, लीडिंग है, लैगिंग है या कोइंसिडेंशियल है. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट? द इंडिकेटर्स. नाउ राइट, now we are going to head towards the next topic, and that is examples of business cycles. Right? When I talk about the examples of business cycle, बच्चे, सबसे पहले तो ना हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगा, and that is what? Great Depression. Great Depression of 1930. ये तीनों हमारे डिप्रेशन के हैं. अब फोर्थ और पॉइंट आ सकता है इसके अंदर जो पेंडेमिक सिचुएशन रिसेशन को लीड कर रहा है अभी. और एक और पॉइंट आ सकता है कि 1920s के अंदर यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत स्पर्ट था. इज़ दैट क्लियर? वाई? बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी.
So that was particularly the boom period. Now, but to just try to understand, we talk about the Great Depression. What do you understand by Great Depression? ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर हम इकोनॉमी को बिल्कुल भी सेटल नहीं कर पाए हैं और इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। और ये जो जीडीपी हमारा ये जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था, दिस वाज पर्टिकुलरली अ ग्लोबल जीडीपी था, ग्लोबल जीडीपी इफेक्ट था। जीडीपी वाज इफेक्टेड ग्लोबली, राइट, अराउंड बाय 15%, एंड दिस वाज ड्यूरिंग द ईयर्स 1929 to 1932। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन था ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट। अब यहाँ पर जो जीडीपी थी, इट फेल डाउन बाय अराउंड 15%। कितने अराउंड से हमारी जीडीपी फेल हो गई थी बच्चे? रिमेंबर, द जीडीपी फेल बाय 15% बिटवीन 1929 to 1932, राइट। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, बच्चे, आई टोल्ड यू द स्टोरी बिहाइंड इट अर्लियर ऑल्सो, कि इससे पहले हमारी इकोनॉमी के अंदर हम लोग किसको यहाँ पे प्रेफरेंस देते थे? क्लासिकल अप्रोच। और यहाँ पर क्लासिकल्स क्या बोलते थे कि अगर इकोनॉमी हमेशा अपने आप रिवाइव कर लेगी, सप्लाई विल ऑटोमेटिकली क्रिएट इट्स ओन डिमांड, बट ऐसा इतने साल तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो उस समय एक नई सोच ने यहाँ पर बर्थ लिया, एंड दैट वाज द कीनेसियन अप्रोच। विच अप्रोच? कीनेसियन, विच वाज गिवन बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट J.M. Keynes, जॉन मेनार्ड केन्स। इज दैट क्लियर? ही सेड इकोनॉमी कभी भी खुद से रिवाइव नहीं होती है, यहाँ पर इकोनॉमी को रिवाइव कराना पड़ता है, इकोनॉमी में जान फूकनी पड़ती है। और पता है कैसे जान हम लोग यहाँ पर डालेंगे इकोनॉमी के अंदर? मतलब लाइफ। हाउ कैन यू पुट अ लाइफ इनटू द इकोनॉमी? बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमें यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर कर ही इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कैन टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? सो बच्चे, यहाँ पर क्या चीज़ था? इससे पहले इकोनॉमी के अंदर लोअर एग्रीगेट डिमांड थी। लो एग्रीगेट डिमांड के कारण से इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सब कुछ कम था। तो जब यहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि इकोनॉमी के अंदर इवन पैसे की भी बहुत कमी थी, बैंकिंग क्राइसिस भी था, और लो मनी सप्लाई भी थी इकोनॉमी के अंदर। तो बच्चे, यहाँ पर यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट कि ग्रेट डिप्रेशन के अंदर इट वाज J.M. Keynes हु सेड गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करे, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, जिससे कि इकोनॉमी शुड बी रिवाइव्ड। और इकोनॉमी उसी के कारण से बाद में रिवाइव हो पाई थी। इज दैट क्लियर? बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डिप्रेशन? बच्चे, कई लोगों ने कहा कि जो डिप्रेशन है दैट इज़ पर्टिकुलरली ड्यू टू व्हाट? ओवर इंडेप्टेडनेस, कर्जा बहुत था लोगों के ऊपर, लोअर प्रॉफिट्स थे, और पेसिमिस्ट अप्रोच थी लोगों की। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। When I talk about this particular point, you should be clear that the depression caused worldwide मतलब ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, ये अकेला यूरोप में कन्फर्म नहीं था, नॉट ओनली अमेरिका, बट इट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? राइट, इट कॉज्ड अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस इन द वर्ल्ड एज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट सब कुछ फेल हो गया। मतलब व्हाट वी हैड, यू शुड रिमेंबर, वी हैड अ लो लेवल ऑफ Y, Q and N in an economy। और इतना ही नहीं, हमारा एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट लेवल, सब कुछ इकोनॉमी के अंदर क्या था? लो था। इज दैट क्लियर? बच्चे, डू रिमेंबर द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिगैन रिकवरिंग इन 1933, increased money supply, huge international flow of gold, increased the government spending due to the World War II, where some factors which helped the economy slowly came out of the recession and enter the phase of expansion and upturn। So जब 1933 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तब गवर्नमेंट को स्पेंडिंग्स करनी पड़ी। उन स्पेंडिंग्स के कारण से लोगों को धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया, चाहे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ही क्यों ना हो। इनफ्लो ऑफ गोल्ड आ गया इकोनॉमी के अंदर। ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर अब धीरे धीरे अप टर्न आने लग गया। अप टर्न मतलब अ यू टर्न हेयर, राइट। फ्रॉम रिसेशन वी एंटर्ड इनटू द फेज ऑफ एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली अप टर्न इन एन इकोनॉमी, ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। क्लियर? नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इकोनॉमी में चाहे डिप्रेशन आएगा तो यही सिचुएशन होगी। लो इनकम, लो आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट, लो एक्सपेंडिचर, लो इन्वेस्टमेंट,
हर कुछ इकोनॉमी में अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला होगा. इज दैट क्लियर? नाउ dear students, let's talk about the next portion. And which is your next portion? It is information technology bubble of 2000. Is that clear? Now let's start with this topic, and that is the second one and the second case of the depression. And what is that? It is information technology bubble or .com bubble भी जिसको बोलते हैं. And this happened in 1997-2000. दिस वॉज पर्टिकुलरली द कंप्यूटर एज, जब नया नया इंटरनेट निकल कर आया था और नए नए इंटरनेट एंड प्लस कंप्यूटर कंपनीज केम इन टू बीइंग. इज दैट क्लियर? इंडिया में तो एक्चुअली उसी समय आया था. तो बच्चे, लोगों को ये बहुत लुक्रेटिव लगना शुरू हो गया, और जब लुक्रेटिव लगा उनको लगा क्यों ना ये इसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें. आप लोगों को तो क्या ही याद होगा, यू वर वेरी स्मॉल, बहुत जगह जगह पे ना साइबर कैफ़ेज़ खुलने लग गए. तो लोगों ने इन्होंने सोचा कि यही स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर लेते हैं और इसी में इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं. पर ये थोड़ा ना पता था कि हाँ, देयर वुड बी पर्टिकुलरली अ बबल बर्स्ट ही हो जाएगा. क्लियर? क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो थे 1998-99 के अंदर, जिसके कारण से बहुत सारी स्टार्टअप इंटरनेट कंपनीज़ ने बोरो करना शुरू कर दिया मार्केट से. उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर दें स्टार्टअप कंपनीज़ में जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. और इवन जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, हुआ द वेंचर कैपिटलिस्ट बच्चे, वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कि अपना पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. उन्होंने भी अपना पैसा इन कंपनीज़ को देना शुरू कर दिया. ना इतनी ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म हमारी मार्केट के अंदर आ गई थी, जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर लेस कॉशियस हो गए. उन्होंने कुछ भी लिखा पढ़ी किए बिना पैसा मार्केट में दे दिया, ना ही उन्होंने मार्केट की कंडीशंस को जाना. इज दैट क्लियर? Automatically there was a great rise in the stock prices also of the .com companies. उस समय क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लग रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी लग रहा था इस मार्केट के अंदर. Now बच्चे, just try to understand what happened then. These companies offered their services and the products for free with an expectation that they would build enough brand awareness. इन्होंने क्या शुरू किया कि बहुत सारा प्रोडक्ट अपना इन्होंने फ्री में देना शुरू कर दिया .com कंपनीज़ ने. इज़ दैट क्लियर? इनको ये लगा अभी फ्री में देंगे तो फ्यूचर में ये उसके बेनिफिट्स को रीप करेंगे. इज़ दैट क्लियर? राइट? टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, दीज कंपनीज ऑफर्ड द सर्विसेज और द एंड प्रोडक्ट्स फॉर फ्री. इन्होंने अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देनी शुरू कर दी, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी शुरू कर दी, ताकि दे वुड बिल्ड इनफ ब्रांड अवेयरनेस टू चार्ज प्रॉफिटेबल रेट्स फॉर द सर्विस लेटर. इन्होंने सोचा अभी फ्री में दे देते हैं, बाद में हम लोग खूब ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा लेंगे. As a result, these companies saw high growth and a type of bubble developed. इनको एकदम तो बहुत स्पर्ट हाई मिला, लेकिन बाद में एक बबल सा डिवेलप हो गया. And the collapse of a bubble took place in 1999-2001. Clear? What happened? Companies could not sustain long. कब तक वो फ्री में ये चीज़ें दे सकते थे? Is that clear? लोगों को तो फ्री की आदत ही पड़ गई थी, right? So due to the factors like growth over profits, mentality, lavish internet spending, elaborate यहाँ पर business facilities without revenue models, इन सब reasons के कारण से ये companies बहुत जल्दी out of capital हो गई and were acquired or liquidated or shut down. ये companies या तो acquire कर ली गई, या ये companies बहुत जल्दी एक liquidate हो गई, या ये companies बहुत जल्दी shut down हो गई. Is that clear? तो बच्चे, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड. स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई एंड स्लोली द इकोनॉमीज बिगैन फीलिंग द डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट, द बबल रैप, जो कि 1997 से 2001 के बीच में हुआ था. Now बच्चे, let's see the third point. And which is the third point? Global economic crisis. And this global economic crisis took place in 2008-2009. बच्चे, the recent global crisis owes its origin in US financial markets. अब यहाँ पर क्या था, US के अंदर इन्होंने बिना देखे समझे बहुत सारा लोन देना शुरू कर दिया, और इन्होंने बैंक ने कोई अपने जितने भी बैंक अपनी फॉर्मेलिटीज़ करता है ना, वो फॉर्मेलिटीज़ भी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द नील करी इन्होंने. अब जब इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करी तो ऑटोमेटिकली
बहुत इजी लोन्स दे दिए गए लोगों को। अब वो लोगों ने अपना घर बनाना था, वो भी लोन्स लेते गए, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट्स रिटर्न करने की बारी आई, दे वर नॉट एबल टू रिटर्न देयर इंस्टॉलमेंट्स। ऑटोमेटिकली जब वो इंस्टॉलमेंट्स रिटर्न ही नहीं कर पाए तो बैंक्स लॉसेस में चले गए, जिसके कारण से उनकी पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई। सारी की सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर इफेक्टेड। इज दैट क्लियर? And automatically, due to the financial effect in US, all over the economies all over the world were impacted. So this was all about the global economic crisis of 2008-2009. Is that clear? So bache, you should always remember these were the conditions that led to the depression. I'm not going into the greater detail of this क्योंकि ये आपको इतनी डिटेल में नहीं पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ ये कंडीशंस और ये टाइम पीरियड्स पता होने चाहिए और ये कहाँ से हुआ था एंड ये किससे रिलेटेड था। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल रिलेटेड विद द यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व बैंक के साथ, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस है। तो उसने जब इंटरेस्ट रेट कम किए तो बहुत सारे बैंक्स ने वो इंटरेस्ट। So but just try to understand, when I talk about the global crisis, you should be clear regarding this particular point कि ये जो global crisis आया था, ये global crisis generally कहाँ से start हुआ था? It started particularly in America. From where did it start? It starts from the US market. Is that clear? और US market में क्यों शुरू हुआ? Because यहाँ पर जो US इकोनॉमी थी ये बहुत रिसेशन में अंदर चले गई थी आफ्टर द बबल बर्स्ट ऑफ 2001. Is that clear? 2001 से थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई थी, बट उससे पहले हमारी इकोनॉमी बहुत रिसेशन में चले गई थी. नाउ टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस है, उसने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत रिड्यूस कर दिया. अब जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत रिड्यूस हो गए तो यहाँ पर टू दिस, सो नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो यूएस की मार्केट्स थी, यूएस की मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रिसेशन था और इतना ज़्यादा रिसेशन होने के कारण से जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए था, जिसको हम यूएस फेडरल रिजर्व बैंक बोलते हैं, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम कर दिया था. जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो आपको पता है ज़्यादा लोग लोन्स लेते हैं. बहुत सारे लोगों ने लोन्स लेना शुरू कर दिया, जिससे कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ गई. Now, in lower interest rates, credits became cheaper and the households, even with less credit worthiness, जिनका यहाँ पर सिबिल वगैरह वर्कआउट नहीं हो रहा था, जिनके पास और ज़्यादा कुछ भी कोलेट्रल रखने के लिए नहीं था, उनको भी बहुत इजी लोन्स दे दिए गए. Higher demand for houses led to the higher prices, and both the households and the banks to believe that prices would continue to rise. So automatically excess liquidity with banks and availability of new financial instruments led the banks to lend without checking the credit worthiness of the borrowers. बैंक ने लगातार लेंडिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि डिमांड फॉर हाउसेस बहुत ज़्यादा था. इज दैट क्लियर? और ऐसे लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे जिनको कि घर बना कर बेचना था, और जो इन्वेस्टर्स थे उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक नहीं करा जा रहा था. इज दैट क्लियर? Loans were given even to the subprime households and also to those poor households who had no income or assets. Is that clear? ऐसे लोगों को भी लोन्स दे दिया जा गया था जिनके पास अच्छी सिबिल नहीं थी, जिनके पास कोई और चीज़ कोलेट्रल को रखने के लिए नहीं थी, और जिनके पास कोई और इनकम का जरिया भी नहीं था. Is that clear? Houses were built in excess. क्या हुआ? बहुत सारे घर बना दिए गए ड्यूरिंग द बूम पीरियड, एंड ड्यू टू देयर ओवर सप्लाई इन द मार्केट हाउसेस के प्राइसेस एकदम कम होना शुरू हो गए इन 2006. अब जब हाउसेस के प्राइसेस ही कम हो गए तो इनके प्रॉफिट लेवल भी तो डाउन हो जाएंगे. प्रॉफिट लेवल डाउन हो गए और ऑटोमेटिकली जो हाउसिंग बबल बर्स्ट था ये भी एक बर्स्ट हो गया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2007 विद द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ हाउसेस which was held as mortgage. The subprime household started defaulting. इतना ज़्यादा डिफ़ॉल्टर केस होना शुरू हो गया क्योंकि ये जितने भी लोग थे दे वर नॉट एबल टू रिटर्न, या ये लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स तक नहीं चुका पा रहे थे. सो बच्चे ऑटोमेटिकली लॉसेस कहाँ पे पहुँचा? लॉसेस जो रीच हुआ वो बैंक्स तक रीच हो गया. तो लॉसेस इन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैड अ चेन इफेक्ट, एंड सून whole of the US economy and world economy were largely impacted to this Great Depression, to this depression of economic crisis. Global economic crisis में ये convert हो गया, and this was during the years 2008-09. I hope all these
examples are perfectly clear to you. Now bache, we are going to heading towards the next topic, and which is the next topic? The next topic is the role of business cycles in the business decision making. बिजनेस साइकिल्स किस तरह से हमारे को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। बच्चे, आपने अभी ट्रेंड्स तो देख ही लिए हैं, आपने इंडिकेटर्स भी देख लिए हैं, तो इससे हमारा बिजनेस तो हाईली इम्पैक्ट होता है। Overcoming the effect of economic downturns and recessions is one of the major challenges of sustaining a business in long term, right? The role of business cycle in business decision making is explained below. Let's see, demand किस तरह से impact होती है। आप लोगों को पता है बिजनेस साइकिल इफेक्ट ओवरऑल इफेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज मस्ट फॉर ऑल द बिजनेस। बिजनेस साइकिल्स को समझना is really important for all the businesses. Is that clear? Since such cycles affect the demand for the firm's product and also their profits and also their growth aspects. Is that clear? But how can I explain it to you? Just see the case here. अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई भी डिमांड है, राइट? अभी की सिचुएशन देख लो, अभी all the people are sitting at home. Is that clear? Do you go for shopping? No. You will say no, I don't go for shopping. If you are not going for shopping around, तो ऑब्वियसली जो लोग ये कंपनीज़ हैं जो नए कपड़े वगैरह बना रही हैं, तो इनकी भी तो प्रोडक्शन का लेवल कम ही होगा, क्योंकि इन लोगों को पता है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिसेशन इन द मार्केट। सो यहाँ पर ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी अपनी प्रोडक्शन का लेवल कम करेंगे। जब प्रोडक्शन कम करनी है तो ऑब्वियसली आउटपुट कम होगा, इनकम जनरेशन कम होगी, और कम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। इतना ही नहीं, अगर इनको अपना सामान बेचना है तो इनको अपनी कमोडिटी की प्राइसेस भी कम करनी पड़ेंगी। सो दिस वे द डिमांड इज इम्पैक्टेड इन एन इकोनॉमी, राइट? नाउ बच्चे, लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ पर्टिकुलरली द पॉलिसीज़। अब बच्चे, सी टू इट। आप लोगों को पता है अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है तो किस तरह की पॉलिसीज़ करनी है। अगर तो बजट के अंदर पॉलिसी बनानी है तो वी वुड बी फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में बनानी है तो चीप मनी पॉलिसी। दिस मीन्स किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए टू फाइट विद द बिजनेस कंडीशन। इसी तरह से अगर बूम का पीरियड चल रहा है, इन्फ्लेशन है, मनी फ्लो बहुत है इकोनॉमी में, अब इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जनरेट करेगी लाइक सरप्लस बजट। गवर्नमेंट खर्चा कम करे इकोनॉमी में। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट विल फॉलो अ डियर मनी पॉलिसी। अब जो लोन्स पहले बहुत सस्ते रेट पे दिए जा रहे थे, अब उनको महंगा कर देगी, जिससे कि लोग डिस्करेज हो जाएं लोन्स लेने से और इन्वेस्टमेंट करने से। इज़ दैट क्लियर? सो इस तरह से पॉलिसीज़ भी इम्पैक्टेड हो जाती हैं विद द बिजनेस कंडीशन। बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी पीपल आर गोइंग टू टेक अप इज एक्सपेंशन एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द एक्सपेंशन डिसीजंस। बच्चे, कभी भी कोई भी अपना बिजनेस किस टाइम पीरियड के अंदर एक्सपैंड करेगा? ओनली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बूम, जब अपस्विंग आ रहा है, जब एक्सपेंशन का पीरियड है, क्योंकि उस समय हमारी जो सोच होती है ना वो ऑप्टिमिस्टिक होती है। अगर आपने अभी नया बिजनेस शुरू करना है, आप 10 बार सोचोगे, शुड आई स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस? क्या मेरे प्रोडक्ट की सेल होगी मार्केट में, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में? देन ओनली यू वुड बी डूइंग द प्रोडक्शन, अदरवाइज नॉट। सो एक्सपेंशन डिसीजंस भी बिजनेस साइकिल्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बिजनेस साइकिल्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजन। A profit-seeking firm would consider the nature of economic environment in making a business planning and managing the decisions related to expansion or downswing. Now just try to understand. See, it is being said during the whole lockdown, it was only Ambani who was benefited. Do you know why? Because अंबानी के ऊपर कुछ लाख करोड़ का कर्जा था। तो लोग कुछ लाख करोड़ का कर्जा इसने कैसे कम किया? बाय सेलिंग सम शेयर्स ऑफ द रिलायंस कंपनी, राइट? एक झटके में इसने अपने ऊपर जितने भी डेब्ट्स थे वो सारे ख़त्म कर दिए। इतना ही नहीं, इसने और इन्वेस्टमेंट करी और एक और ग्रुप को अर्न कर लिया, दैट इज़ अ फ्यूचर ग्रुप। और फ्यूचर ग्रुप की जो 167 कंपनीज थी बच्चे, मतलब जो बिग बाज़ार 167 है नंबर ऑल ओवर द कंट्री, इतना बड़ा नेटवर्क इसके पास आ गया। इज़ दैट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल एज पर हिज कंडीशंस
एज पर हिज थिंकिंग, एंड इसने सबसे पहले ये सोचा कि अभी इसको और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो लोन है उसको चुकाना है। अगर लोन अभी नहीं चुकाया तो कर्ज़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो पहले इसने अपना लोन चुकाया और फिर फाइनली इसने इन्वेस्टमेंट करी। इज दैट क्लियर? सो दिस वेज हमारा एक्सपेंशन डिसीजंस आर बीइंग इम्पैक्टेड। नाउ बच्चे लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन एस्पेक्ट। बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस के अंदर कभी भी जो हम लोग जब प्रोडक्शन करेंगे बच्चे, प्रोडक्शन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तभी करेंगे ना अगर डिमांड है। अगर आपके गुड्स की डिमांड ही मार्केट में नहीं है तो प्रोडक्शन का लेवल भी डाउन चला जाएगा। सो सिमिलरली यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट बिजनेस हैव टू प्रॉपरली रिस्पॉन्ड टू द नीड्स टू ऑल्टर द प्रोडक्शन लेवल्स रिलेटिव टू द डिमांड। इज दैट क्लियर? क्या कभी आपने सोचा है यहाँ पर कि डिफरेंट फेजेस आती हैं साइकिल्स की, और उसके कारण से हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनपुट यूज़ भी हो जाता है। फर्म्स क्या एक्सरसाइज करती हैं? द कैपेबिलिटी टू एक्सपैंड और रैशनलाइज द प्रोडक्शन ऑपरेशंस सो एज टू सूट द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस मैनेजर्स कैसे वर्क करते हैं? एट अ साउंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस इन कॉम्प्लेक्स टाइम्स अक्रॉस द होल बिजनेस साइकिल, मैनेजिंग थ्रू बूम, डाउनटर्न, रिसेशन एंड रिकवरी। नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेजर्स हैं जो प्रोडक्शन है, अब जितना आउटपुट है आप लोगों को पता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन तो करोगे नहीं अगर डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, लेकिन जो आउटपुट है वो भी नहीं बिक रहा तो उसको कैसे बेचोगे? तो जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं दे कम अप विथ सम न्यू डिसीजंस। इज दैट क्लियर? सेल्स लगा देते हैं या वो लोग कुछ ना कुछ और किसी प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट फ्री देने के लिए ऑफर्स डाल देते हैं। सो इस तरह से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को और सेल करते हैं मार्केट में। सो प्रोडक्शन एस्पेक्ट भी बहुत हाईली इम्पैक्ट होता है ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ बिजनेस साइकिल्स। इज दैट क्लियर? यही अगर बूम का पीरियड है तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करोगे, आप कहोगे मैं तो इतने रेट में ही अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। इज दैट क्लियर? हाई प्रोड्यूस करूंगा, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा और हाई रेट में ही बेचूंगा, क्योंकि आपको पता है कि लोगों की अप्रोच भी ऑप्टिमिस्टिक है। लोग खर्चा करने से भी नहीं डरेंगे क्योंकि मनी सप्लाई, मनी फ्लो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे let's see the next point, and that is a cyclical business. But what do you understand by a cyclical business? Just try to understand. Cyclical business का क्या मतलब होता है? Like the business cycles do not affect all the sectors uniformly. मतलब सारे के सारे सेक्टर्स यूनिफॉर्मली एक ही समय पे इम्पैक्ट नहीं होंगे। कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि वर्सली इफेक्टेड होते हैं, राइट? बिजनेस whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth are the cyclical businesses. And what are the examples of cyclical businesses? Like house builders हो गए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स हो गए, फैशन रिटेलर्स हो गए। Now but just see to it, who is the worst affected due to pandemic situation? पेंडेमिक शुरू कहाँ से हुआ था? चाइना से शुरू हुआ था। डिप्रेशन की भी शुरुआत अब वहीं से हुई थी, लेकिन चाइना वो स्टिल नॉट इफेक्टेड मच। व्हाट हैपन? सारे का सारा आप लोगों को पता है, जितना भी ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स हैं सारे इटली, फ्रांस। इज दैट क्लियर? वो ब्रांड्स की प्रोडक्शन कभी भी उनके अंदर नहीं होती है। वो ब्रांड्स ये बनाने के लिए कहाँ पे भेजते हैं? चाइना के अंदर। चाइना के अंदर वो मतलब वो स्टफ़ बनता है और फिर वहाँ पर फ्रांस में आता है, ठप्पे लगते हैं वह कंपनीज़ के, एंड देन इट इज़ बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब सेंट ऑल ओवर द कंट्री। सो बच्चे मेरा कहने का क्या मतलब हो गया? जब वहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन हुआ, फ़्लाइट्स बंद हो गई चाइना में, तो आउटसोर्सिंग बंद हो गई एक तरह से। आउटसोर्सिंग बंद होने के कारण से इनके बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट हो गए। इनके बिजनेसेस, इनको क्लॉथ रिक्वायरमेंट सब कुछ कम होने लग गई। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ने लगा। सो दिस वे द साइक्लिकल बिजनेसेस गॉट इम्पैक्टेड। इज दैट क्लियर? अब नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन बच्चे, अब आप एक और चीज़ देखो। अब आगे भी कि अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो डिप्रेशन, अब सिनेमा जितने भी हैं, इज दैट क्लियर? सिनेमा हॉल्स आर नॉट गोइंग टू ओपन राइट नाउ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठकर एक मूवीज़ देखते हैं। इज दैट क्लियर? मोरओवर अभी कोई अच्छी मूवीज़ भी नहीं आ रही हैं। तो इसी कारण से अगर एक सेक्टर इफेक्टेड नहीं है, अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटेल सेक्टर इतना इफेक्टेड नहीं है इस डिप्रेशन की सिचुएशन में। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शोबिस का बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। इज दैट क्लियर?
तो इसी कारण से जो साइक्लिकल बिजनेसेस हैं, इसका मतलब सबके ऊपर एक जैसा इम्पैक्ट नहीं आता। कोई बिजनेस ज़्यादा इम्पैक्टेड है तो कोई बिजनेस थोड़ा कम इम्पैक्टेड है, right? So during a period of boom, such businesses see a strong demand for their products, but during a slump, they usually suffer a sharp drop in demand. Is that clear? अगर तो बूम का पीरियड है तो बच्चे आप लोग हर वीकेंड पे मूवी देखने जाओगे, लेकिन अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो आप क्या सोचोगे, यार अभी मैं ना ही जाऊँ बाहर मूवी देखने, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। इफ़ यू गो टू PVR, 1000 रुपीज़ इज स्पेंट इन अ इंस्टेंस, सो इट्स बेटर नॉट टू स्पेंड, इट इज़ बेटर टू सेव द मनी। सो इस तरह से हर एक बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि सेम लेवल से इम्पैक्ट हो। हर एक बिजनेस की सिवेरिटी होती है कि किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पे वो इम्पैक्ट होता है। इज दैट क्लियर? सम बिजनेसेस में इवन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक डाउनटर्न when the products are perceived by the customers like as representing good value for money or cheaper alternative compared to the other expensive products. See to it, again the situation is there. I told you one thing कि अब इकोनॉमिक डाउनटर्न, अगर यहाँ पर डिप्रेशन था, लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर भी व्हाट वाज ओपन, इट वाज ओनली द बेसिक नेसेसिटी आइटम्स जो कि सबसे ज़्यादा खुली थी। एंड यही जो शॉप्स थी, दे वर द वन पीपल, या जो भी इंडस्ट्रीज़ इस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी, दे आर हाईली प्रॉफिटेड, क्योंकि बाकी सारे तो काम बंद ही थे। तो काम चल भी क्या रहा था, सिर्फ फूड फैक्ट्रीज का काम चल रहा था। इज दैट क्लियर? दे वर हाईली गेन्ड आउट ऑफ इट, दे हाईली प्रॉफिटेड आउट ऑफ इट, इजंट इट? सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, साइक्लिकल बिजनेसेस एक ही समय पे सारे के सारे इम्पैक्ट नहीं होते। किसी समय किसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, किसी समय किसी और तरह के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट्स सी द नेक्स्ट केस. नेक्स्ट केस इज मार्केट एंट्री एंड प्रोडक्ट लॉन्च. इज दैट क्लियर? बच्चे द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ न्यू बिजनेस. इज दैट क्लियर? अगर सपोज करो कि मुझे अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो क्या मैं डिप्रेशन के टाइम पीरियड में करूँगी? नो, आई विल से नेवर. मैंने अपना प्रोडक्ट अभी लॉन्च करना है तो मैं कभी भी डिप्रेशन में लॉन्च नहीं करूँगी। मैं कब लॉन्च करूँगी? व्हेन मार्केट की कंडीशंस ऑप्टिमिस्ट हैं. इज दैट क्लियर? जब मार्केट के अंदर लोग खरीदने को तैयार हैं. सो द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ न्यू बिजनेस टू डिसाइड ऑन एंट्री इन टू द मार्केट and determine the success of new product launch, right? Next, so bache, what am I talking about? Now I am talking about the next second point, B point. So bache, businesses are required to plan and set policies with respect to product, prices and promotion in tune with this stage of the business cycles. bache, just see to it, जैसा बिजनेस साइकिल चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस लगना पड़ेगा। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की प्रमोशंस भी वैसे ही करने पड़ेंगी। इज दैट क्लियर? नाउ इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर आप इस समय कोई भी बिज़नेस खोलोगे तो हाई रेट्स के ऊपर तो सामान नहीं बिकेगा। इस समय का रेट मतलब डिप्रेशन के टाइम पीरियड के अंदर, रिसेशन के टाइम पीरियड में, तो आपको क्या देना पड़ेगा? कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए हमारे को बहुत सस्ते रेट पे अपने सामान को बेचना पड़ेगा। तो आप लोग अपना जो एम रखो वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन रखो, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन रखते हुए आप ज़्यादा अमाउंट मार्केट में बेच पाओगे. इज़ दैट क्लियर? सो बच्चे, दिस इज़ द वे इन विच वी प्लान अबाउट अ प्रोडक्ट लॉन्च, वी प्लान अबाउट अ प्रोडक्ट, about the prices for the product during the stages of business cycles. Now bache, let's see the conclusion here. What is an important conclusion? Important conclusion जो मैं बात करने जा रही हूँ, that is particularly कि economics जो है वो forecast कर देती है are not perfectly reliable but are better than merely the hunches and intuitions of the entrepreneur. ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे को लगा कि हाँ डिप्रेशन आने वाला है तो वो डिप्रेशन आएगा ही आएगा. इट कैन पर्टिकुलरली बी माई थिंकिंग, माई वैल्यू जजमेंट, माई इंट्यूशन टू यू. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग what phase of business cycle an economy is facing is in, what implications the current economic conditions have for the current and future business activity helps the businessmen to better anticipate the market. इससे हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? मार्केट को बेटर एंटिसिपेट कर सकते हैं,
वी कैन बेटर रिस्पॉन्ड टू द मार्केट सिचुएशंस विद ग्रेटर अलर्टनेस, हम अलर्ट रह सकते हैं. एंड इतना ही नहीं, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी आइदर प्रायर टू और सून आफ्टर दीज चेंजेस ऑकर. अगर जैसे ही यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल जाते हैं तो हम अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से रीफ्रेम करें ताकि हम लोग उन सिचुएशन से आराम से निकल जाएं. सो दिस इज़ हाउ द बिजनेस साइकिल्स इम्पैक्ट आवर बिजनेस डिसीजन मेकिंग. Now dear students, we are heading towards the last section of this topic, and that is the causes of business cycles. Now bachcha, let's start with this point, and we are going to start with the causes of business cycles. अब the first cause that we people are going to take up, as you know, दो तरह के causes होते हैं, external and internal. तो हम सबसे पहले तो external causes देखते हैं, और external causes को हम लोग क्या बोलते हैं? exogenous factors. एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर से इम्पैक्ट करते हैं. सो बच्चे, फर्स्ट फैक्टर दैट वी पीपल आर गोइंग टू टेक अप इज़ योर पॉपुलेशन. अगर हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इज दैट क्लियर? इट्स इवन मोर दैन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेशन. तो ऑब्वियसली व्हाट इज द इम्पैक्ट? सी टू इट, 3% इज अ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बट 2.5 इज अ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ऑब्वियसली हमारी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितना कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है. तो मेजर सब कुछ इज़ बीइंग ईटन अप बाय द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन स्पेंडिंग करेगी, लेसर सेविंग्स करेगी. अब जब उसने लेसर सेविंग्स करनी है बच्चे, तो यू शुड बी रिमेंबरिंग हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम हो जाएगा. देयरफॉर इट वुड लीड टू द रिडक्शन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी. Now, बच्चा, due to this reduced income and employment, there would be the reduced consumer spending and aggregate demand. हमारी consumer spending भी कम रहेगी और aggregate demand भी कम रहेगी. And you should also remember कि इसके कारण से हमारी सारी economic activities इकोनॉमी में slow down हो जाएंगी. लेकिन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो सेविंग का लेवल ज़्यादा है. ज़्यादा सेविंग लीड्स टू हायर इन्वेस्टमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर एग्रीगेट डिमांड. रिमेंबर इट विद अ फ्लो चार्ट. हायर एग्रीगेट डिमांड, automatically there is higher economic growth in the nation. Is that clear? Now, bacha, let's see the next factor, and the next factor is a natural factor. When I talk about the natural factor, बच्चे, weather cycles cause fluctuations in agricultural output. इस साल बहुत अच्छी rainfall हुई, rainfall is quite high, तो obviously agrarian economy pick up करेगी. आपको पता है हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं. अगर एग्रेनियन इकोनॉमी पिकअप कर गई बच्चे, तो उसके कारण से ये लोग डिमांड करेंगे इनपुट्स की, ये लोग बाहर से एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए डिमांड करेंगे, ये लोग मैन्योर के लिए ज़्यादा डिमांड करेंगे, ये लोग ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब लाइक मशीन्स टूल्स के लिए डिमांड करेंगे. तो दूसरा सेक्टर भी पिकअप हो गया. इतना ही नहीं, दे आर इवन रिलेटेड टू अ टर्शरी सेक्टर. अगर एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है तो बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके कारण से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी, इकोनॉमी के अंदर और पैसा इन्फ्यूज़ होगा, हेंस देयर वुड बी द ग्रोथ इन द ओवरऑल इकोनॉमी. सो यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि हमारी बिजनेस साइकिल्स को लीड कर सकते हैं. ऑब्वियसली रिमेंबर, एग्रेरियन आउटपुट ज़्यादा, इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा, टर्शरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन जीडीपी का लेवल ज़्यादा, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी इज गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट. हेंस दिस इज गोइंग टू लीड टू व्हाट? अ पीरियड ऑफ बूम इन एन इकोनॉमी. क्लियर? नाउ let's see the third point. But when I take up a third point, the third point is particularly the technological shocks. Is that clear? You remember it very well. अगर हमारी टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग, यू आर हैविंग एन अपडेटेड टेक्नोलॉजी, हम नई से नई इनोवेशंस कर रहे हैं, बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, तो इससे हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी नई टेक्नोलॉजी के अंदर. बच्चे, इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ हमारे को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे आउटपुट के लिए वी हैव अ गुड मार्केट. एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों के पास पैसा भी तो आएगा, एंड हेंस देयर वुड बी द प्रॉफिट्स ऑल्सो इन एन इकोनॉमी. एंड दिस ऑल हैपन्स ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूस्ट, जब इकोनॉमी के अंदर एक बूम की सिचुएशन है, जिससे कि हमारे बिजनेस के अंदर बूम आ जाएगा, एक बूस्ट आ जाएगा, एक स्पर्ट अप आ जाएगा. बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम लोग यहाँ पर मोबाइल फ़ोन शुरू हुआ, तो मोबाइल फ़ोन्स के कारण से हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री अंडरवेंट अ बूम.
and there was expansion of production, employment, income and profits. So बच्चे जो भी कोई नई सेक्टर के अंदर ग्रोथ आती है तो ऑब्वियसली उसके कारण से इकोनॉमी के अंदर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट टेंड टू इम्प्रूव, अगेन टेलिंग यू वाई, क्यू एंड एन. When we are concerned about the economy, you should always remember that what is going to improve in an economy. Always remember why, Q and N is going to improve in an economy. And what is Y, Q and N? It is income, output and employment. Is that clear? Now, but let's move ahead with the next topic. And which is your next topic? It is the wars. Is that clear? Even during the wars, bache, you should remember at times the growth can be there. Is that clear? But at times due to the war, there can be the contraction in the economic activity. Right? Like if I talk about in 1920, 1914 it was a time period जब हमारे यहाँ पर World War I हुआ था. तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी और इकोनॉमीज थी वहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ गया. लाइक इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. तो इंडिया से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स इन देयर पर्टिकुलर कंट्रीज. इज दैट क्लियर? तो उस समय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ी, नॉट ओनली इन आवर कंट्री एंड ऑल्सो द अदर कंट्रीज. तो इसके कारण से क्या हुआ? देयर वॉज अ काइंड ऑफ बूम. बट वेन आई टॉक अबाउट अ वॉर, जिस कंट्री के अंदर वॉर हो रहा है, वॉर रेवेज्ड इकनॉमी है, उनको यहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशंस, वेपन्स और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? सो बच्चे व्हाट हैपन्स? This affects the production of other capital and consumer good country, the respective country I am talking about. So Britain import कर रहा था ये सारी चीज़ें यहाँ पर. तो it was easy for Britain to import क्योंकि India was a colony of British. Is that clear? But still the development was taking up in India. Industries were being setting up in India. इतना ही नहीं, और भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर the development was going on due to this industrial revolution. Now बच्चे just see to it. लेकिन उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई? सारे का सारा जो उसका इनकम था दैट वाज बीइंग स्पेंट मोर ऑन द आर्म्स एंड एमिनेशन, वेपन्स. इज दैट क्लियर? राइट? तो कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स की तरफ ध्यान ही नहीं गया. ऑब्वियसली प्रोडक्शन का लेवल फॉल हो गया जिसके कारण से इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब रिड्यूस होने लग गया. And this led to what? A depression kind of a situation, contraction, recession kind of a situation in an economy. और हमारे business cycles ने एक downturn ले लिया. Is that clear? बच्चे that's why mainly the wars are being avoided. अब कितने टाइम से इंडिया और पाक के बीच में बहुत एक सिचुएशन काइंड ऑफ चल रही है जो कि वॉर लाइक सिचुएशन है, बट नॉट एक्चुअल वॉर. बोथ द कंट्रीज आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ हैंडलिंग अ वॉर. Same is with India and China. Both the countries are not in the position of handling a war here. Is that clear? So, bache, let's move ahead with the next topic. And the next topic is post-war fluctuations. So, bache, post-war reconstructions. अब आप लोगों को पता है जब वॉर होता है तो इकोनॉमी, वॉर रेवेज्ड इकोनॉमी इज टोटली ख़त्म. आप लोगों को पता है जब यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था तो सारी इकोनॉमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. तो उस समय IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वॉज सेट अप टू रिकन्स्ट्रक्ट द वॉर रेवेज्ड इकोनॉमीज़. तो वॉर रेवेज्ड इकोनॉमीज़ के अंदर हमारे को बहुत खर्चा करना पड़ता है. इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश होती है, इफेक्टिव डिमांड को पुशअप करने की कोशिश होती है एंड द रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश होती है. एंड दैट इज़ ऑल डन बाय द फंड्स. और ये फंड्स कौन प्रूव करता है? इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बिगर बैंक्स लाइक IBRD, इंटरनेशनल बैंक, अब जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो बच्चे दिस ऑल्सो लीड्स टू अ स्लो ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. मतलब वॉर, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शंस जब होते हैं धीरे धीरे एक्सपेंशन का पीरियड आ जाता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड. बच्चे आप लोगों को पता है कि सारे के सारे नेशंस इंटरकनेक्टेड है. सो अगर एक नेशन के अंदर कोई भी डिप्रेशन का साइन आता है, रिसेशन का साइन आता है, इट्स ईजिली ट्रांसमिटेड टू द अदर नेशंस एज वेल. इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं बच्चे, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं लाइक चेंजेस इन लॉज रिलेटेड टू टैक्सेस, ट्रेड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, that particularly leads to the problems in an economy. Is that clear? Now, but let's move ahead towards the next factor, and that is the international cause of business cycle.
When I talk about the international cause of business cycle, bache, you should remember, first point is what? The first point is price fluctuation. Is that clear? The cobweb theory propounded by Nicholas Calder, please remember, which theory? Cobweb theory, holds that business cycles result from a fact that present prices substantially influence the production at some future date. The present fluctuation in prices may become responsible for the fluctuations in output and employment at some subsequent period. See to it. अगर आज किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत तेज़ है तो क्या आप आज उसको डिमांड करोगे? नहीं, हम सोचेंगे जब फ्यूचर में सस्ता होगा ना तब कर लेंगे. लेकिन व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट इन फ्यूचर? फ्यूचर में उस चीज़ का आउटपुट ही कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? क्योंकि जिसकी प्रेजेंट में प्रोडक्शन नहीं हुई क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत कम थे तो फ्यूचर के लिए आउटपुट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. तो ऑब्वियसली जब आउटपुट कम है तो इट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ रिसेशन गोइंग ऑन. इज दैट क्लियर? कोई भी इन्वेस्ट कर राजी नहीं है. Now, bache, let's see to it and we take up the second point. When I take up a second point, the second point is particularly known as what? It is known as innovations. Is that clear? What do you call it? You call it innovations. Now, bache, when I talk about innovation, always remembers who gave the innovation theory? Given by Schumpeter. Do you remember the name? Schumpeter. So trade cycles occur as a result of innovations which takes place in the system from time to time. आप अभी ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का लेवल ज़्यादा होगा. अभी इन्वेस्टमेंट का लेवल ज़्यादा है तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सपेंशन एंड फाइनली टुवर्ड्स पीक. इज दैट क्लियर? Next is, bache, it is a very important point and that is what? It is the fluctuations in effective demand. Bache, what do you understand by effective demand? इफेक्टिव डिमांड का मतलब है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. Effective demand refers to the willingness and ability of a consumers to purchase a good at different prices. जहाँ पे consumers willing हैं और उनके पास ability मतलब पैसा है, resources है to purchase the good. केन्स क्या बोलता है? अगर तो इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन या बूम का पीरियड है बच्चे, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ बूम इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर देयर इज अ पीरियड ऑफ बूम इन एन इकोनॉमी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज़्यादा होगा. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, रिसेशन का टाइम पीरियड है तो एग्रीगेट डिमांड ही इकोनॉमी के अंदर बहुत कम होगी. यू नो इट वेरी वेल. ग्रेट डिप्रेशन हुआ था. ग्रेट डिप्रेशन के अंदर चाहे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का लेवल काफ़ी था बट कोई डिमांड करने वाला ही नहीं था बिकॉज द इकोनॉमी वॉज नॉट हैविंग द पैसा इन एन इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो बहुत कम था. इज दैट क्लियर? दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड सफर्ड अ लॉट. But in a free market economy, you know which is a free market? Capitalist economy, with profit maximization as a basic objective, higher level of AD will induce the businessmen to produce more. अगर AD का लेवल ज़्यादा है तभी वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है. तो ऑटोमेटिकली जब इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करी, इन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो आउटपुट भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा. राइट? लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो डू रिमेंबर वन थिंग, इट ऑलवेज कॉजेज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. वाई? क्योंकि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेजेस. शॉर्टेजेस को ओवरकम करने के लिए हमारे को सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है. इज दैट क्लियर? सप्लाई नहीं बढ़ती तो व्हाट टेंड टू इंक्रीज? प्राइस लेवल टेंड टू इंक्रीज. क्लियर? एंड द ऑपोजिट, अगर एग्रीगेट डिमांड ही लो है इकोनॉमी के अंदर तो यू नो इट वेरी वेल. लो एग्रीगेट डिमांड के अंदर के कारण से क्या होगा बच्चे? लेसर आउटपुट, लेसर इनकम, लेसर एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा. इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का लेवल कम हो जाएगा. हम वर्कर्स को ले ऑफ्स दे देंगे. कंज्यूमर विल लूज देयर जॉब्स. दे विल स्टॉप बाइंग एनीथिंग बट नेसेसिटीज़. It is a present situation going on. Everybody is not spending ruthlessly, is not spending in a faltu manner. Everybody is spending only on the necessity items.
This causes a downward spiral of reducing prices. Is that clear? आप अभी भी देखोगे ज़्यादातर खरीदारी किस टाइम पीरियड में होगी, जब सेल्स लगेंगी, isn't it? So the bus cycle eventually stops on its own when prices are so low that those investors that still have cash start buying again. So आप लोगों को पता है, this cannot, even the depression cannot take long. After the depression, is that clear? इवन हमारी ग्रोथ भी होगी लेकिन स्टिल डिप्रेशन होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स आर नॉट स्पेंडिंग इट ऑल. इज दैट क्लियर? बच्चे आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएट करते हैं. इज दैट क्लियर? आर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो फ्लक्चुएट. इज दैट क्लियर? वाई आर इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएटिंग? इन्वेस्टमेंट्स कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. न्यू इन्वेंशंस में लीड द एंटरप्रेन्योर्स in the projects. Is that clear? To increase the investment, जहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो लेकिन साथ साथ प्रॉफिट मोटिव भी अच्छा हो. बच्चे इन्वेस्टमेंट तभी इंक्रीज होगी अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है इकोनॉमी में. रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ का? जिस रेट पे आपको लोन लेना है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बच्चे, आई ऑलवेज टेल यू, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि हेयर वी आर कंसिडरिंग द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के कारण से हमारी एग्रीगेट डिमांड में फ़र्क पड़ता है. अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एडी का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एडी का कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है. इज दैट क्लियर? सो ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड. इन्वेस्टमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Investment spending is considered to be the most volatile component of aggregate demand. Volatile मतलब volatility, जिसके अंदर fluctuations बहुत ज़्यादा होती हैं और investments के कारण से ही aggregate demand tend to change, जिसके कारण से income output and employment also tend to change in an economy. Now बच्चे, let's see the fifth point. When I talk about the fifth point here, what is it? Fifth point is fluctuations in government spending. बच्चे, गवर्नमेंट ज़्यादातर स्पेंडिंग पता है किस टाइम पीरियड में करता है? गवर्नमेंट डेफिसिट बजट को फॉलो करेगा ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ डिप्रेशन और गवर्नमेंट सरप्लस बजट को फॉलो करेगा ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ यू कुड बी सेइंग बूम. इज दैट क्लियर? सरप्लस बजट मीन्स गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर क्या है? कम है और बजट रिसीट ज़्यादा है क्योंकि बूम के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है. हमें हमारी डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करना है लेकिन डिप्रेशन के टाइम पीरियड में हमारे को इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, लोगों की डिमांड को बढ़ाना है. सो दैट्स वाई यहाँ पर दे वुड बी फॉलोइंग अ डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट मीन्स बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा और बजट रिसीट्स कम. नाउ बच्चे, वी टेक ऑन द नेक्स्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अ स्टेप concerned by the RBI and that is a macroeconomic policy. बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक की भी जो पॉलिसीज़ होती हैं ये दो होती हैं, एक होती है मॉनेटरी और एक होती है फिस्कल. फिस्कल पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज़ कंसर्न्ड विद RBI. सो डू रिमेंबर वन थिंग, RBI की पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर तो इन्फ्लेशन है, बूम है या एक्सपेंशन है तो यहाँ पर गवर्नमेंट RBI क्या करेगी? हमारे लिए सब कुछ महंगा कर देगी, डियर मनी पॉलिसी. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे को अभी एग्रीगेट डिमांड को डिस्करेज करना है, मनी सप्लाई को कम करना है. लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पर हम लोग बहुत स्लो डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं, रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तब इकोनॉमी विल बी फॉलोइंग अ चीप मनी पॉलिसी. बैंक रेट सस्ता, रेपो रेट सस्ता, everything would be quite at a reasonable rate. Is that clear? So these were all possible about the monetary policies. Now bache, let's talk about the money policy. When I talk about the money policy bache, you should remember one particular point. Again, we had just taken up. Money policy is the monetary policy of the RBI. Is that clear? You should remember that कि यहाँ पर trade cycle is purely a monetary phenomena. And who said this? Hawtrey. Is that clear? बोलते हैं अगर तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी एक्सपेंशन है तो हमें मनी सप्लाई के फ्लो को कम करना है. Is that clear? Right? We have to follow a dear money policy. Please note it down. Always remember, inflation, you have to follow which money policy? You have to follow a dear money policy. And if you have a deflation,
you have to follow a cheap money policy. Is that clear? Now, bacha, let's see the last point and the last cause. And that last cause is the psychological factor. When I talk about the psychological factor, you should be clear. According to Pigou, modern business activities are based on anticipations of business community and are affected by the waves of optimism and pessimism. अगर तो ऑप्टिमिज्म की वेव होगी तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बूम, और अगर पेसिमिज्म होगी तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन. इज दैट क्लियर? So business fluctuations are the outcome of the psychological state of mind of businessmen. Very important. Always remember, हमारी जो business activities हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एक businessman की psychology के ऊपर. अगर एक ने बोल दिया नहीं यार इकोनॉमी इज़ मूविंग डाउन, तो हमें भी लगने लगेगा धीरे धीरे इकोनॉमी इज़ मूविंग डाउन, हम भी इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमी के अंदर बचेंगे. इज दैट क्लियर? बट इफ़ द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, उनको लगता है कि फ्यूचर मार्केट कंडीशंस बहुत बेटर होने वाली हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. इज़ दैट क्लियर? राइट. लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर्स की पेसिमिस्ट अप्रोच है अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस कि नहीं इकोनॉमी में कोई उभार नहीं है, इकोनॉमी में कोई इंक्रीज़ नहीं आने वाला है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो आज इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे. आज इन्वेस्टमेंट कम तो कल आउटपुट कम, कल एम्प्लॉयमेंट कम, कल इनकम जनरेशन कम. And where are we heading towards? We are heading towards contraction, towards recession, and towards depression. So dear students, this was all about the causes of business cycles, and hence we are done with our chapter. Now please watch these videos very carefully, and if you have any doubts, you can get them confirmed from me. Thank you.